पहले ठग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए लोगों की जान लेते थे। आज के ठग जान तो लेते हैं मगर वो भारत में मौजूद अक़लियतों की। You're watching White News. दुनिया में ऐसे तो कई दिलचस्प और अजीब वाक़यात गुजरे हैं, ताहम 19वीं सदी में इंडियन ठगों की मक्कारी, चालाकी और पुरस्कार वारदातों का सुनकर आज भी हैरत और खौफ का एहसास दिल में पैदा होता है। हिंदुस्तान में इनकी मौजूदगी कब से है कोई नहीं जानता। 19वीं सदी के आगाज में जब अंग्रेज हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत मजबूत कर रहे थे, उस वक्त ओध से लेकर दक्कन तक इन ठगों का जाल बिछा हुआ था। ये कोई आम रहज़न नहीं थे, मगर कहीं कोई निशान न था कि इनकी खोज लगाई जा सके। ठगों के बारे में पहली मालूमात 1839 में शाया होने वाली किताब कन्फेशंस ऑफ अ ठग में मिलती हैं। इसके मुसन्निफ पुलिस सुपरिंटेंडेंट फिलिप मेडोज टेलर थे। उन्होंने गिरफ्तार होने वाले एक ठग सरदार के एतराफी बयान को 550 सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब में कलमबंद किया। ठगों के बारे में पहली बार मंजरे आम पर आने वाली हैरान कुन और दिलचस्प मालूमात हिंदुस्तान की तारीख में एक नया इजाफा था, जिसके बारे में अंग्रेज अब तक बेखबर थे। ये सिलसिला चलता रहा और इतना मशहूर हुआ कि 1959 में इंडियन ठगों पर एक मकबूल फिल्म स्ट्रेंगलर्स ऑफ बॉम्बे बनाई गई। इन मालूमात के बाद 19वीं सदी में पहली मर्तबा अंग्रेजों को गुमान हुआ कि उनका सामना जिन मुजरिमों से है वो कोई मामूली चोर या वारदातिये नहीं। उनकी वारदात करने की मंसूबाबंदी, तरतीब और महारत इस कदर मुनज़्ज़म थी कि मक्कारी और चालाकी में उनका कोई सानी नहीं था। ये रूप बदलकर झांसा देने और गला घोंटने के माहिर थे। ये अपने शिकार को मारने के बाद इज्तिमाई कब्रों में दफन करते और उनका माल लूटकर फरार हो जाते। इस दौरान वो कोई ऐसा निशान ना छोड़ते जिससे मकतूलीन के वरसा को इल्म हो सके कि उनके प्यारे कहाँ हैं और उन पर क्या मुसीबत टूट पड़ी है। इस खुफिया तरीके से वारदात के बाद ये आबादियों का रुख करते और आम लोगों में घुल मिल जाते। इन मालूमात की बुनियाद पर अंग्रेज मेजर जनरल विलियम हेनरी सिलेमन ने ठगों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की, जिन्हें बाद में सर के खिताब से नवाजा गया। मगर इन कार्रवाइयों में पकड़े जाने वाले बेशतर इंडियन ठगों का जुर्म साबित न हो सका, जिन्हें मलेशिया के पास पेनांग जजीरे पर ले जाकर छोड़ दिया गया ताकि दोबारा वारदात न कर सके। सामने आने वाले हकायक के मुताबिक इंडियन ठगों का समाजी तर्ज और अंदाज़े जिंदगी किसी खुफिया तंजीम से कम न था। आम हालात में ये मजहबी अंदाज में अपने खास रस्मो रिवाज और तौर तरीकों की पाबंदी करते थे। इन ठगों में हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद और ऊंची जात के हिंदू भी शामिल थे। ये एक सरदार की सरपरस्ती में मुनज़्ज़म तरीके से वारदात डालते थे। ये सरदार पढ़े लिखे और इलाके में मोतबर समझे जाते थे। ये तोहमात पर यकीन रखने वाले और पूजा पाठ में हिस्सा लेने वाले थे। मुतादिद हिंदू देवताओं और देवियों को मानने वाले ये ठग काली माता से खासी अकीदत रखते थे। उनका मानना था कि अगर वो अपने उसूलों की पाबंदी करेंगे तो देवी माँ मेहरबान होगी। उनका पहला उसूल था कि कत्ल के दौरान खून का एक कतरा नहीं बहना चाहिए। इन वारदातों के दौरान किसी बच्चे या खातून को ना मारना उनका दूसरा उसूल था। बारिश और गर्मी के मौसम में रास्तों पर मुसाफिर ना होने की वजह से वो काम से बाज रहते और सबसे अहम वो ठगी के इस अमल के दौरान होने वाले कत्ल की घिनौनी वारदातों को हरगिज गलत ना समझते थे। वो ठगी और कत्ल की बाहमी वारदात को एक पेशे की तरह समझते और बगैर किसी पछतावे के एक के बाद दूसरे कत्ल के लिए तैयार हो जाते थे। ये दुर्गा पूजा से लेकर होली के त्यौहार तक अपने संगीन मंसूबों पर अमल करते थे, जिनकी तैयारी बड़ी मुस्तैदी से की जाती थी। वारदात के दौरान ये अपनी खुसूसी जबान, जिसे रुमासी कहा जाता है, उसमें बातचीत करते ताकि किसी को उनके मंसूबे का इल्म ना हो। इन्हें जरा भी शक हो जाता तो ये वारदात को मनसूख कर देते। ये भेस बदलकर अपने से ताकतवर अफराद को मरूब करने में माहिर थे। पलक झपकने में गला घोंटने वाले इन ठगों से हर कोई खौफजदा था। यहाँ तक कि बड़े बड़े जमींदार भी इनसे खाइफ रहते थे। वो अक्सर इन ठगों से बना कर रखते थे ताकि उनकी दौलत महफूज रहे। इन ठगों की तादाद कितनी थी कभी मालूम ना हो सका। अपने एतराफी बयान में ठग सरदार ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट को बताया कि उस जैसे सैकड़ों सरदार थे जो इन ठगों की कमांड करते थे। इन मालूमात के बावजूद कौन ठग था और कौन नहीं, इस पहेली को समझना आसान न था। इन तफसीलात के मुताबिक इस वक्त इंडियन ठग एक बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे। उनकी सरकोबी के लिए अंग्रेजों ने खुफिया पुलिस का महकमा तश्कील दिया,
जो खास तरबियत के बाद उनका ताक़ुब करते, मगर उनकी पुरस्रारियत इस कदर पेचीदा थी कि अक्सर ठग नजरों से ओझल भी रहते थे। ये खुफिया पुलिस का महकमा आज भी भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से काम करता है। ये एक गुजरी दास्तान है। अब जबकि माहौल और हालात बदल गए हैं, लेकिन ठग की रिवायात अब भी भारत में किसी न किसी सूरत में बरकरार है। पहले ठग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए लोगों की जान लेते थे। आज के ठग जान तो लेते हैं, मगर वो भारत में मौजूद अक़लियतों की। और इन ठगों का सबसे बड़ा सरदार कोई और नहीं, भारत का अपना वजीर आज़म है। पुराने ठगों की तरह मजलूम अक़लियतें, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई, मोदी के बगैर किसी एहसास जुर्म के अताब का शिकार है। दूसरी बात कि माजी में ठग जिस शख्स को मारना चाहते थे, उसे किसी जानने वाली औरत के पास ले जाते थे, जो उसके साथ मीठी मीठी बातें करती और गाफिल जानकर ठग बेचारे मुसाफिर का गला दबा देते। आजकल लड़की का किरदार बॉलीवुड की इंडस्ट्री के पास है, जो खूबसूरत चेहरों और नखरों से दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। वक्त बदल गया, लेकिन रवायात वही है।